नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि बहुत से टीवी चैनलों में कुछ महीनों से लंबी बहस चल रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का फेस क्या होगा। और वे खासकर एंकर लोग बहुत से चैनल में ये बार बार दोहराते हैं कि एनडीए की ओर से तो फेस स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए के फेस होंगे। ये जो डिबेट्स हो रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि इनडायरेक्ट वे में जनता के सामने में ये परोसना कि चूंकि इंडिया गठबंधन की ओर से कोई प्राइम मिनिस्टर पद के लिए चेहरा नहीं है, इसलिए उस मिली जुली सरकार से बहुत कुछ आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बातें ज़रूर रखना चाहूँगा देश हित में, देश की जनता के समक्ष, कि जो अपने संसदीय लोकतंत्र का इतिहास रहा है, यहाँ पर मिली जुली सरकारों का एक प्रयोग सन 1967 ईस्वी में हुआ, जिसके कहिए कि मुख्य जो कर्ता धर्ता थे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। 1967 में कांग्रेस के विरुद्ध में सभी विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाकर लगभग 10 राज्यों में सरकारें बनाई। मैं बिहार का तो विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि जो मिली जुली सरकार थी उसमें न केवल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, वरन उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी भागीदार थी और जनसंघ भी भागीदार थी। लेकिन उसी सरकार में जब श्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और श्री महामाया प्रसाद सिन्हा चीफ मिनिस्टर थे, तो एजुकेशन मिनिस्टर की हैसियत से, फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से दो निर्णय जो हुए उस पर समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर जी के पार्टी के सिद्धांतों की गूंज उठी। सबसे पहला डिसीजन तो उनका था कि मैट्रिक में अंग्रेजी पास करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इसने दरबार जबकि जो सामंती सोच के लोग थे उन लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया इस डिसीजन का, लेकिन वो बहुत चूँकि दूरदर्शी थे और उनके इस निर्णय का ये प्रभाव हुआ कि चूँकि उन्होंने साथ साथ यह भी, उस सरकार ने यह भी घोषणा कर दी कि अब बिहार में कोई भी फाइल चाहे कोई भी कार्य अंग्रेजी में नहीं होगा। इवन कि कर्मचारियों पदाधिकारियों के लिए भी ये आदेश था कि उन्हें हस्ताक्षर भी करना होगा हिंदी में। इसका ये दूरंदेशी ये प्रभाव ये था कि धीरे धीरे सभी राज्य जो हिंदी स्पीकिंग थे उन लोगों ने हिंदी में काम करना शुरू कर दिया, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे लाइक पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह जितने भी राज्य हैं, वहाँ पे उनके जो राज्यों की भाषा थी उसमें काम शुरू हो गया। दूसरा एक, चूँकि उसी गठबंधन की सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 7वां तक की फीस माफ़ की गई। बाद में जाकर एक गठबंधन सरकार में ही कहीं मैट्रिक तक की फीस माफ़ की गई। इसने भी शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका अदा की थी। अब मैं आता हूँ फिर 1977 में, चूँकि केंद्र में भी जनता पार्टी की सरकार बनी और कई राज्यों में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो बिहार में भी जनता पार्टी की जो सरकार बनी उसका नेतृत्व सोशलिस्ट लीडर श्री कर्पूरी ठाकुर जी कर रहे थे। और जनता पार्टी क्या थी? ये मर्जर ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे भारतीय लोकदल, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो इसे कहिए कि वो अलायंस ही था। लेकिन उस सरकार ने जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, विशेष अवसर के सिद्धांत के आधार पर SC ST के सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, क्रमशः
12 और 8% और 3% आरक्षण ये था महिलाओं के लिए और 3% उच्च जाति के आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्गों के लिए। और उस वक्त ये कहा गया था कि ये आरक्षण फार्मूला देश के लिए सर्वोत्तम फार्मूला है। समझिए कि वो 3% आरक्षण जो है वही आधार बना होगा 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी। कर्पूरी जी के द्वारा ये लागू करने के बाद जब उनकी सरकार 1979 में गिरा दी गई, तत्कालीन जो अंदर में जो जनसंघ घटक था और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो मोरारजी देसाई जी वाली पार्टी थी, इनके विरोध के कारण कर्पूरी जी की सरकार गिर गई। लेकिन इस आरक्षण के फॉर्मूले को वापस नहीं किया गया। लेकिन इसका प्रभाव यह पड़ा कि तमिलनाडु में चूंकि पहले से आरक्षण था, सभी देश के सभी राज्यों ने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बैठाया और उनका रिपोर्ट प्राप्त करके सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया बैकवर्ड क्लासेस को। तो ये एक अलायंस गवर्नमेंट का ही है। और चूंकि बिहार में आरक्षण का फॉर्मूला लागू हो चुका था, इसलिए केंद्र में जो सरकार थी जनता पार्टी की, चूंकि वो भी कहीं अलायंस ही थी, भारतीय लोक दल, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और सोशलिस्ट्स, तो उस सरकार पर दबाव पड़ा कि काका कालेलकर आयोग की अनुशंसा लागू की जाए। उन्होंने लागू तो नहीं किया, लेकिन मंडल आयोग का गठन हुआ। ये भी कहिए कि मिलीजुली सरकार की ही देन थी। और वर्ष 1989 में जो सरकार बनी वो जनता दल की सरकार थी, लेकिन उसका समर्थन बाहर से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और वामपंथी मोर्चा के सभी दल कर रहे थे। उस सरकार ने भी 2 महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए वो आज भी लोगों को दिखता है। एक निर्णय तो था शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट, और दूसरा मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू करना। जबकि इंदिरा साहनी के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए जाने के कारण वो रुका, लेकिन ये घोषणा तो हो गई। फिर आने वाले दिनों में जब 1991 से 96 तक फिर गठबंधन की सरकार थी श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में, तो 1992 में जब इंदिरा साहनी केस का फैसला आया तो नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने एक कमेटी बनाई रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस श्री चंद्रमोहन प्रसाद साहब के नेतृत्व में ओबीसी के क्रीमी लेयर डिटर्मिनेशन के लिए। और फिर उनका जब रिपोर्ट आया तो 1993 में केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण लागू हो गया अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। फिर 1996 से 98 के बीच श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब और श्री इंद्र कुमार गुजराल साहब की सरकार रही, और निर्णयों पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक निर्णय जो देवेगौड़ा साहब की सरकार ने लिया था वो ये था कि 2001 का सेंसस जो होगा उसमें SC ST के अतिरिक्त सभी जातियों की गणना की जाएगी। जबकि इस डिसीजन को बाद में लागू नहीं किया जा सका, जो आज तक भी विवाद का विषय बना हुआ है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ भी 2011 में, तो उसकी रिपोर्ट को किसी न किसी कारण से रोक कर रखा गया। फिर मैं गठबंधन सरकार के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की चर्चा करना चाहूँगा कि 2004 से लेकर 2009 तक कांग्रेस के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार थी विभिन्न पार्टियों की, जिसका नेतृत्व श्री मनमोहन सिंह जी कर रहे थे, और यूपीए चेयरपर्सन थी श्रीमती सोनिया गांधी जी। उस सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसने गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ये अधिकार दिया कि उनके कोई भी मामले अगर ठंडे बस्ते में कहीं कार्यालयों में पड़े हुए हैं तो वो जानकारी हासिल करें। और हर तरह के कार्यालयों पे ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर जिला अनुमंडल तक और सरकारी स्तर तक सब कार्यालयों पर ये असर पड़ा कि जनता के सामने में अब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत बहुत सी सूचनाएं देनी होंगी। एक और महत्वपूर्ण निर्णय आया, योजना आई मनरेगा, जिसने सुनिश्चित किया गरीबों के लिए कम से कम साल में 100 दिनों के रोजगार की। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था उस सरकार का 2006 में, जब माननीय शिक्षा मंत्री थे श्री अर्जुन सिंह साहब, तो अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया गया शिक्षण संस्थाओं में, जो नहीं था। और फिर 2007 में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 15% और 7.5% आरक्षण मिला, जो 15% ऑल इंडिया कोटा जो मेडिकल यूजी कोर्स
और पीजी कोर्स था उसमें दिया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि केंद्र में या राज्यों में एकदम एक पार्टी की सरकार रहने पर ही काम बहुत अच्छे ढंग से होते हैं। जो मिली जुली सरकारें होती हैं, गठबंधन पार्टियों की सरकारें होती हैं, उन लोगों ने भी बहुत से कार्यों को करके एक लकीर खींची है और ये संदेश दिया है कि मिली जुली सरकारें भी अच्छे ढंग से काम कर सकती है। चूँकि 1991 से लेकर 96 तक वाली जो सरकार थी, उसी सरकार ने, जो मिली जुली सरकार थी, उसने देश में उदारवाद की नीति लाई थी और ये जो उदारीकरण था जिसके कारण इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान मिला था। इसीलिए किसी भी टीवी चैनल पर जो डिबेट आता है उसमें भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। सरकार मिलीजुली बने या एक पार्टी की बने, देश के हित में उन्हें काम करना ही होगा। और मैं तो समझता हूँ कि मिलीजुली सरकारों ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो एक पार्टी की सरकार ने नहीं किया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को अवश्य टच करेंगे ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।